अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में अमन के लिए 20 निकाती मंसूबा पेश करते हुए कहा है कि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने अमन मंसूबे पर इत्तफाक किया है जिसके तहत फौरी जंग बंदी और इजरायली अफवाज का मरहलावार इनखला होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि गजा में जंग के खात्मे का उनका मंसूबा मुमकिना तौर पर तारीख के अजीम तरीन मंसूबों में से एक है और ये मशरक़ वस्ता में दायमी अमन ला सकता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और इंडोनेशिया समेत कई ममालिक ने भी मंसूबे की हिमायत की है। इस मंसूबे के मुताबिक जंग बंदी के बाद इजरायली फौज बतदरीज पीछे हटेगी और जरगमालियों के रिहाई के बदले कैदी रिहा होंगे। हमास के वो अफराद जो हथियार छोड़कर पुरअमन जिंदगी कबूल करेंगे उन्हें आम माफ़ी और महफूज रास्ता दिया जाएगा। इंसानी इमदाद फौरी तौर पर पहुंचाई जाएगी और गजा की आर्जी हुक्मरानी एक गैर सियासी फ़लस्तीनी कमेटी के पास होगी जिसकी निगरानी एक बैनुल अक़वामी बोर्ड करेगा और उसकी सरबराही ट्रंप करेंगे और इसमें साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर को भी अहम किरदार दिया जा सकता है। गजा में बड़े तरक्याती मंसूबे, खुसूसी इकनॉमिक जोन्स और सरमायाकारी लाई जाएगी ताकि रोजगार और खुशहाली पैदा हो। हमास और दीगर गिरोहों को हुकूमत से अलग रहना होगा और गजा को गैर अस्करी बनाया जाएगा। इस मकसद के लिए एक आलमी सिक्योरिटी फोर्स बनेगी जो मकामी पुलिस को तरबियत देगी और इजराइल बतदरीज इलाका खाली करेगा। अगर हमास ताखीर करे तो इमदादी मंसूबे उन इलाकों में लागू होंगे जो इसराइल से आलमी फोर्स को मुंतकिल होंगे। साथ ही मज़ाहिब के दरमियान मुकालमा होगा और जब हालात साजगार होंगे तो फ़लस्तीनी रियासत और ख़ुद मुख्तारी के इम्कानात पर बात आगे बढ़ेगी। इस मंसूबे के 20 निकात को देखकर कई अहम सवालात सामने आते हैं। पहला ये कि गजा की आर्जी हुक्मरानी एक गैर सियासी कमेटी के सुपुर्द होगी, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि इसे कौन बनाएगा और ट्रंप और टोनी ब्लेयर के बोर्ड का इस गैर सियासी कमेटी से क्या फ़ाल ताल्लुक़ होगा। दूसरा सवाल ये कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी कब और किस मेयार पर गजा का कंट्रोल संभालेगी और ये फैसला कौन करेगा। तीसरा ये कि मुजव्वज़ा इंटरनेशनल फोर्स कहाँ से आएगी, किन किन ममालिक पर मुश्तमिल होगी, इसकी हतमी अथॉरिटी किसके पास होगी और क्या इस फोर्स के पास हमास या इजराइल से भी टकराने का मैंडेट होगा। चौथा सवाल ये कि इजराइल का इनखला कब और किस मेयार पर होगा, जबकि सिक्योरिटी पैरामीटर्स बरकरार रखने का फैसला भी उसी के हाथ में है। पांचवा और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस मंसूबे के बाद फ़लस्तीनी रियासत भी कायम होगी या फिर यह सिर्फ एक मशरूत और गैर वाज़े वादा ही रहेगा। इसी अहम प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ट्रंप का 20 निकाती मंसूबा, गजा में फौरी अमन की उम्मीद, फ़लस्तीनी मसले के हल में पेचीदगियाँ, क्या ये मंसूबा फ़लस्तीनी हल की जानिब अहम कदम साबित हो सकता है। इफ्तिखार साहब, कितना अहम है जो ये 20 निकात के साथ मंसूबा आया और ख़ित्ते के बड़े मुल्क जो मिडल ईस्ट में हैं, सऊदी अरब, मिस्र है, तुर्किया है, अमारात है या फिर पाकिस्तान के भी रोल को यहाँ देखा जाए, ट्रंप भी उसकी बात कर रहे हैं, ये क्या किरदार या किस हद तक इस मंसूबे के साथ आप इनको देखते हैं कि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आने वाले टाइम में नज़र आएगी। पहली बुनियादी बात तो है कि आपने जो सवालात उठाए वो बहुत ही बुनियादी सवालात हैं। जब तक उनका जवाब नहीं मिलेगा इस बहस में का कोई नतीजा नहीं निकलता। मसलन लगता ये है कि हमास को ख़त्म करने का फ़ैसला है। मैं हमास का हामी नहीं, मैं हमास की मुखालफत कर चुका हूँ और मैं समझता हूँ कि हमास की वजह से 70,000 लोग वहाँ पे शहीद हुए, एग्री। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 72 घंटों का जो टाइम फ्रेम है ये कब शुरू हुआ है। आई डोंट नो किस वक्त 72 घंटों का टाइम फ्रेम शुरू हुआ है। इसराइल क्या कहता है, अब देखना है कि इसराइली फोर्सेस यरगमालियों की रिहाई की तैयारी के लिए तयशुदा लाइन पर वापस चली जाएंगी। वो तयशुदा लाइन कौन सी है। अब इस सवाल का भी हमें जवाब चाहिए कि जनाब वाला कि तमाम यरगमालियों की वापसी के बाद हमास के वो अरकान जो पुरमन बकाए बामी का वादा करेंगे अपने हथियार डालेंगे। सवाल ये पैदा होता है वो हथियार किसके आगे डालेंगे, किस अथॉरिटी के आगे वो हथियार डालेंगे। उस हथियार अथॉरिटी की कोई वजाहत इन नुकात में नहीं। अगला सवाल ये है कि गजा की पट्टी में इमदाद का दाखिला और तकसीम दोनों फ्रीकों इसराइल और हमास की मुदाखलत के बगैर अक़वाम मुत्तहिदा और उसकी एजेंसियों करेंगी। सवाल है ये कौन होंगे। इस सारे के सारे मामले में आप देखें कहीं भी मुस्लिम ममालिक का कोई रोल नहीं है। सवाल लफ्ज़ तुर्की एक जगह इस्तेमाल हुआ है और किसी जगह पर भी कोई रोल नहीं है। और इस सारे के सारे मुआहदे में जो मास्टर ऑफ द सारा गेम है ही वो ट्रंप खुद है। तो मैं तो उस ट्रंप पे कैसे इतबार कर सकता हूँ। और नेतन्याहू ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं।
उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास इस मंसूबे को मुस्तरद करती है या अमल नहीं करती तो इस अब लफ्ज़ सुने क्या है, काम तमाम कर देगा कौन, इसराइल। और ऊपर यही बात ट्रंप ने कही है कि अमन के लिए अगर ये बात नहीं मानी जाएगी तो हम हमास को ख़त्म करने के लिए किसका हमायत करेंगे, इसराइल की। तो ये किस किस्म का मुआहदा है, ये मेरी समझ से बाहर। अगला सवाल मेरा ये है, जिस तरह आपने सवाल उठाया, मेरा भी एक सवाल है कि बैनुल-अक़वामी अबूरी अदारा बोर्ड ऑफ पीस करेगा जिसकी सरबराही डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। इसमें इस्लामी ममालिक को सिरे से शामिल ही नहीं किया गया, जो पूरे खित्ते में मुतासरीन में से सबसे ज़्यादा मुतासरीन वो हैं। तो ये क्या मतलब है कि इसराइल को सपोर्ट करने का ये बात, फिर हमास और दीगर धड़े इस बात पर इत्तफाक करेंगे कि गज़ा की हुक्मरानी में बराह रास्त या बिलवास्ता मदाखलत नहीं करेंगे। चले हमास की तो बात मुझे समझ आ गई, ये दीगर धड़े कौन हैं? यानी फिर एक ऐसी चीज़ इसमें रखी गई है कि कोई भी वहाँ पे सच की बात ना कह सके, हक की बात ना कह सके, अपने हकूक़ की बात ना कह सके। हमास और दीगर धड़े, हमास के बारे में तो मुझे आपकी बात समझ आ गई। अब ये दीगर धड़ों की डेफिनेशन क्या है? आपको एम्बिग्विटी नजर आ रही है? बिल्कुल 100% है। और अगला सवाल ये है कि इक्तिसादी तरक्की का मंसूबा ऐसा माहिरीन का पैनल तैयार करेगा जिन्होंने मशरक़ वुस्ता में तरक्की पजीर जदीद शहर बनाने में इमदाद की है। फिर यहाँ पे कोई मुस्लिम मुल्क शामिल नहीं है, कोई चीज़ ऐसी शामिल नहीं। एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लेट मी हैंडल इट ना। मैं इतना दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है तो हम अपनी बात ही ना कहें, कमाल है। अमेरिका अपने अरब और दीगर बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर गज़ा में फौरी तौर पर तैनाती के लिए आर्जी इंटरनेशनल फोर्स बनाएगा। फिर इस आर्जी इंटरनेशनल फोर्स के अंदर हम नहीं है, कुछ नहीं कर सके तो पैरेलल को डिलीवर करने की कोशिश है। गज़ा में अमन जरूरत है इस वक्त। किन शराइत के साथ? ओहो, किन शराइत के साथ? सर वो तो आपने कह दिया ना, बहुत सी एम्बिग्विटीज मौजूद है, प्रायोरिटी तो गज़ा में एम्बिग्विटी मौजूद है। ये सीरियस मैटर है। ठीक हो गया, सीरियस मैटर। आपके पॉइंट्स आ गए सर। मेरे सारे पॉइंट नहीं आए, मैं नो पॉइंट्स। आपने थोड़ी सारा प्रोग्राम करना है, बाकी लोगों ने भी बात करें, मैं किसी को रोकता नहीं। ठीक है ज़ैगम साहब, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर नेतन्याहू मौजूद है जिसके ऊपर पूरी दुनिया सवाल उठा रही है और सख्त सवालात उठ रहे हैं। नेतन्याहू की मौजूदा हुकूमत इंतहा पसंद इत्तेहादी जमातों पर मौजूद है। अगर माजी की बात कर ली जाए तो ओस्लो मुआहदा करने वाले इसहाक राबिन का अंजाम भी सबके सामने है। नेतन्याहू का कमिटमेंट देना, नेतन्याहू का करैक्टर और खुद उनकी इत्तेहादी हुकूमत में मौजूद एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर्स, आप समझते हैं जो कुछ कहा या जिस तरह की भी कमिटमेंट की जाएगी उस पर भी पूरा उतर पाएंगे या मुमकिन हो पाएगा? देखिए, सब सवालात मौजूद हैं और बेशुमार अखलाकी सवालात मौजूद हैं जी। हमारी बेशुमार ख्वाहिशें हैं। एक आदमी जिसने जेनोसाइड किया है उसे तो कम से कम जेल में होना चाहिए, अगर फांसी घाट पे नहीं होना चाहिए तो। वो हज़ारों लोग जो जेनोसाइड में शामिल हैं उस फौज के, उनको अदालत के सामने आना चाहिए। फ़लस्तीन की रियासत बननी चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें वो हैं जिनको हम नॉर्मेटिव कहते हैं, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल साइंस, कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए। लेकिन जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की दुनिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस की, उस पर यह लागू ही नहीं होती बदकिस्मती से। IR के किसी स्टूडेंट से पूछ के देख लीजिए, वो जब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो वो एम्पिरिकल पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। वो ये पढ़ते हैं कि क्या होता है, उनको ये पढ़ाया ही बहुत कम जाता है कि क्या होना चाहिए। ये वाला शोबा उनका शोबा ही नहीं होता। और इस वक्त हम बहुत सारी बहस कर सकते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन ऑन ग्राउंड है और ये जो चीज़ है ये किधर उसको लेकर जा रही है। देखिए, फ़लस्तीनी मसले का हल इससे नहीं निकलेगा और इस प्लान का मकसद फ़लस्तीनी मसले का हल है भी नहीं। ट्रंप साहब बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करते हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है हमें उसको देखना चाहिए। हमास ने, जो एक जिहाद वाली तंजीम है जिसने कब्ज़ा कर रखा था गज़ा पर, उसने एक जंग छेड़ी और उस जंग का बहाना इस्तेमाल करके नेतन्याहू के इसराइल ने बदतरीन कत्लेआम किया, फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड किया उसने। और उसने प्लान बनाया कि गज़ा से फ़लस्तीनियों को निकाला जाए, गज़ा को खाली किया जाए। ये
इसराइल की एक्सपेंशन का प्लान था, एक जेनोसाइड का प्लान था। और हमें ये नज़र आ रहा था कि अमेरिका भी उसके पीछे खड़ा है। अमेरिकी सदर भी ये कह रहे थे कि ये जगह खाली होंगी, ये रिविरिया बनेगा, फ़लस्तीनी कहीं और जा सकते हैं। तो इस वक्त मसला ज़रूरत क्या थी हकीकत पसंदी को देखते हुए? हमें चाहिए क्या था? हमें ये चाहिए था सबसे पहले कि फ़लस्तीनियों की कत्लेआम को बंद किया जाए। वो कहते हैं ना कि आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे। अगर फ़लस्तीनी बचेंगे ही नहीं, अगर गज़ा छिन जाएगा जैसे बाकी इलाके छिन गए फ़लस्तीन के, तो फ़लस्तीनियों की उम्मीद कल के लिए कहाँ बाकी बचेगी? रियासत कहाँ कायम होगी? कौन कायम करेगा? और गज़ा के पीछे पीछे वो वेस्ट बैंक की तरफ भी उसने जाना था। उनकी जो सोच है, जो उनकी इंतहा है, उसका तो अंदाज़ा हम सबको हो चुका है। तो ये प्लान जो है ये कत्लेआम को बंद करवाता है, ये जंग को बंद करवाता है। और दूसरी बात इसकी ये है कि गज़ा फ़लस्तीनियों के पास रहता है। ये इस बात के प्रॉमिस करता है कि गज़ा से इसराइल बाहर निकलेगा, फेजेस में निकलेगा, ठीक है, 6 महीने में निकलेगा, साल में निकलेगा, लेकिन इसराइल का उस पर कब्ज़ा नहीं होगा। ये प्लान इस बात का भी वादा करता है कि गज़ा की तामीर नौ होगी। तामीर नौ का मतलब क्या है? कि गज़ा दोबारा से फ़लस्तीनियों के रहने के काबिल बन जाएगा। इसराइल तो कहता था हम काम ही नहीं होने देंगे, वो तो बेसिक चीज़ें ख़त्म कर रहा था। ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें वहाँ चाहिए होती हैं वो तो उसको ख़त्म कर रहा था। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी थी, पानी को ख़त्म कर रहा था, स्कूलों अस्पतालों को ख़त्म कर रहा था। ये प्लान कम से कम ये तो कहता है कि कब्ज़ा नहीं किया जा सकता। और ये प्लान ये भी कहता है कि वेस्ट बैंक भी फ़लस्तीनियों के पास रहेगा। बिल्कुल, इसराइल उस पर कब्ज़ा नहीं करेगा, नहीं कर सकता इसराइल। तो क्या है, ये प्लान कम से कम वहां पर तो लेकर आता है जो सूरत हाल जंग से पहले थी। ठीक, मुबारक। कल को एक उम्मीद तो बचती है फ़लस्तीनियों के पास, ठीक, कि उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सकेंगी। यहाँ तो हालात उधर दुरुस्त हो गया। तो पहला कदम कत्ले आम रोकना है, वो किया जाए। बचने के लिए भी कुछ नहीं। दुरुस्त हो गया जैगम साहब, दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, एक और स्टेक होल्डर जो इस पूरे मामले का है वो हमास है। अहम अरब मुस्लिम ममालिक का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर हमास हार्ड लाइन के साथ मौजूद है। उनके लिए मंसूबा काबिल कबूल होगा? वो सरेंडर करेंगे? वो पीछे हटेंगे? क्या वो इस मुआहदे के हक में जाकर गजा की जान बचाने की कोशिश करेंगे? ऐसे हम अजीब लोग हैं आयशा, ऑल ऑफ अस आर वेरी इंटरेस्टिंग पीपल। हमारी मुल्क में कोई नहीं सुनता। हम गज़ा पहुंच के और फिर चले हैं एक सुपर पावर और नाम नहाद बैनुल-अक़वामी बरादरी को। बहरहाल ठीक है, काम है, ऐसा ही हमारा हो सकता है। अच्छा, मोटी बात करते हैं। जो आपका है कि ढंग का जुमला है, फ़लस्तीनी हल के जानिब अहम कदम साबित हो सकता है, ये सवाल है आपका। हो सकता है नहीं, ये हो चुका है। मैं आप ही के प्रोग्राम में बहुत वाज़ेह हिंट दे चुका हूं। बट एट व्हाट कॉस्ट? आगे क्या होना है, मामे बने दुनिया दे, वो भाई व्हाट कॉस्ट? कितने अभी बताया इफ्तिखार ने कि कितने मासूम बच्चे, जवान, वो टोटल पता नहीं 70 कितने, जो भी इसने, मैं फिगर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, मैं कुछ और देखता हूँ, बेरहमी से मारे गए। अच्छा, इस सब को छोड़ दें, ये हमारा मुंह बहुत छोटा और बातें बहुत बड़ी हैं। हम अपने मुल्क में होने वाले जुल्म, ज्यादती, लॉलेसनेस, उस पर कोई नहीं सुनता, तो चले हैं ट्रंप और फलाना। तो अच्छा, एक शेर मैं आपको सुनाता हूं जो हमास को भी सुना दें, क्योंकि आपके ज़ाहिर है धाराए कार में आता है ना हमास। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाए, हमास सुन रहे हैं। मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। इसको पंजाबी में कहते हैं 100 लितर भी, 100 गंडे भी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। शहजाद साहब, क्या वाकई ये हल देगा? लेकिन बहुत से बड़े बड़े सवाल हैं। क्या ट्रंप और टोनी ब्लेयर के जेर निगरानी जो बोर्ड ऑफ पीस बनेगा वो कितना बाइख्तियार होगा? मुजव्विज़ा बैनुल-अक़वामी फोर्स, उस फोर्स का वहाँ पर इख्तियार और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, इसराइल और हमास के खिलाफ इक़दामात हो सकेंगे? आप इस पूरे ये जो 20 निकात के साथ चीज़ आ रही है, 20 निकाती मनसूबा, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अच्छा, एक तो नौमन तेल पहले बंदोबस्त करें
ताकि राधा फिर नाच सके। और 9 मन तेल लाते लाते हमारी और आपकी उम्र, आप तो खैर अभी माशाल्लाह हैं, लेकिन हमारी उम्र कम से कम बीत जाएगी। देखिए, इस उम्मीद पे कि गजा के जो मासूम हैं उनकी जानें बच जाएं, इससे बेहतर खबर तो कोई नहीं हो सकती। उसका बहुत आसान रास्ता है। आसान रास्ता ये है कि गजा के अंदर हमास और जो बाकी वहाँ पे जिस किस्म की इस वक्त जो डिफायंस और जो लड़ाई हो रही है, उसमें फ़लस्तीनी, गजा के फ़लस्तीनी जो हैं वो अपने आप को बिल्कुल हथियार डाल दें, बिल्कुल हैंड ओवर कर दें अपने आप को, और उसके बाद उनका जो है उम्मीद है। वरना 33 लोग कल शहीद हुए गजा के अंदर जिस दिन नेतन्याहू विजिट कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप को। ये कल की खबर है, शायद उससे भी ज्यादा हो गए होंगे अब तक। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नेतन्याहू का इसराइल और गजा की हमास, ये दोनों आपस में अमन करने जा रहे हैं। इनमें से कोई अमन वाला है आपको नजर आता है? किस कीमत पे? कि हमास डिसआर्म करेगी, हमास डिसआर्म करेगी। जहां 20 नुकात हो ना, वहां पर हर किसी का, हर साथी का, हर फरीक का स्लिप करना उतना आसान हो जाता है। अगर ये 2 या 3 नुकात पे ये अमन वायदा होता, मैं कहता कि शायद इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या उसकी उम्मीद बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन यहां 20 नुकात हो, वहां पर किसी भी नुक्ते के अंदर कोई इधर से उधर हो सकता है। तो उसकी वजह क्या है कि ये सामने आया है, उसके ऊपर बात करते हैं। अमन फौजें कहते हैं कि मिस्र, तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सब के सब ऑनलाइन है। ये ऑनलाइन होंगे अब्राहम्स अकॉर्ड के लिए भी। लेकिन अगर इनकी फौजें आती भी हैं, अगर उनको इंटरनेशनल फोर्स बनती भी है, तो अंदाजा लगाएं अर्दोआन की फौज नेतन्याहू की फौज के खिलाफ अमन का पैगाम लेके आएगी। अर्दोआन की फौज दुनिया मेरा ख्याल है इधर से उधर हो जाएगी। वो नेतन्याहू जो कि अपने मुल्क के अंदर अपनी हुकूमत खोने के गम से और खौफ से पिछले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से जंग कर रहा है, वो ये जंग बंद कर देगा। अल्ट्रा राइट विंग को कहेगा कि देखो मैंने अब्राहम्स अकॉर्ड के अंदर 3, 4, 5 मुल्कों से और रिकग्निशन करवा ली। वो अल्ट्रा राइट विंग जो कहता है कि इनका मलिया मिट कर दो, सफाई हस्ती से मिटा दो फलस्तीनियों को, वेस्ट बैंक भी एनेक्स कर लो, उस राइट विंग को ये कर पाएगा? फौरी तौर पर एक सियासी हलचल, तूफान मच जाएगा इसराइल के अंदर। क्या नेतन्याहू अपनी कुर्बानी देना चाहेगा? फिर ये ट्रंप क्यों कर रहा है? सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ हुआ, ये सामने आया। देखिए, ट्रंप की मयाद क्या है, ट्रंप की उम्मीद क्या है? उसने इंडिया पाकिस्तान की जंग, उसने कम से कम 4 या 5 जंगों को रोकने का, जो अजरबैजान, आर्मीनिया वाली भी अपने जिम्मे, अपने उसमें डाल दी है, उसे अपने बैगेज के अंदर, और इंडिया पाकिस्तान वाली भी, ईरान वाली भी, तो सब कुछ अपने पास कि अमन मैंने कायम करवा दिया। ये वाली भी करके तो अमन का वो 4-5 उसके अंदर ट्रॉफियां उसके पास जमा हो जाती हैं। अमन का नोबेल पीस प्राइज मेरे ख्याल के सब मिलेगा, लेकिन उसके लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद क्या कश्मीर का मसला हल हो गया? हमने अमन तो कर दिया। उसने वहां पे जो अगला हिस्सा था उसका पार्ट 2, तो इसलिए इस 20 नुकात के अंदर से अगर एक नुकता अमन का भी किसी शक्ल में, किसी सूरत में भी आ जाता है, तो फिर वो जो बाकी 19 हैं उनकी एश्योरेंस कौन देगा? जबकि इंडिया पाकिस्तान आज भी अपने इंतजार में बैठे हुए हैं कि शायद अगला कदम उठाया जाए। मुझे लगता है कि ट्रंप का भी मकसद बहुत लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड है, और खासतौर पर वो अफवाज, मिस्र तो बिल्कुल उनके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार है, लेकिन ये एक और बढ़ाने की एक पॉसिबिलिटी बनती जा रही है। मेरा ख्याल है कोई इंटरनेशनल फोर्स ना क्रिएट होगी ना जाएगी। जो जाएगा वो अपने आप को खुद एक, जैसे कहते हैं ना कि एक उसमें गर्दन दे देगा अपनी मुसीबत के अंदर। और तीसरा, ये सब का सब हम इस वक्त एक ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए जा रहे हैं जिसमें मुझे बताइए, आपने रेबिन की बात की, क्या रेबिन का जो इसराइल था वो नेतन्याहू का इसराइल है? कि रेबिन ने वो किया, उसके साथ ऑस्लो अकॉर्ड्स किए, और उसके बाद फिर कोई एक उम्मीद पैदा हुई 2 स्टेट सोल्यूशन की। आज यंग 2 स्टेट सोल्यूशन और ग्रेटर इसराइल की है। अल्ट्रा राइट विंग ग्रेटर इसराइल को कुर्बान कर देगा, क्योंकि 4-5 मुसलमान मुल्कों ने उनकी, देखिए, सिविलाइजेशनल चीज, उन्होंने कहा ये हमेशा की तरह रहेगी फलस्तीनियों के बीच में और इसराइलियों के बीच में। उस टेरिटरी की लड़ाई है, कंट्रोल किसका है, कब्जा किसका है? मेरा अपना ख्याल ये है कि देखिए, मतलब मैं जैसा कहते हैं हमेशा जैगम साहब के, कम से कम उन मासूमों की जानें बचाने के लिए उम्मीद रखनी चाहिए। बदकिस्मती से उम्मीद स्ट्रेटजी नहीं होती। लेकिन ये जो रास्ता नक्शा सामने आया है, इसमें मुझे बहुत सारी स्लिपेजेस नजर आती हैं। मुझे ये होता हुआ नजर ठीक हो गया। शहजाद साहब की गुफ्तगू के साथ ही कंक्लूड करेंगे। निकात 2 हो या 20 हो, मगर क्या इजराइल का नेतन्याहू और गजा की हमास अमन चाहते हैं? इस सवाल का जवाब ही गजा के अमन का जवाब है।
प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे IMF की मुस्तकिल शर्त पाकिस्तानी हुक्मरानों का कड़ा इम्तिहान आखिर क्यों, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान के दौरे पर आए IMF मिशन का कहना है कि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के तमाम आला सरकारी अफसरों के लिए दिसंबर 2025 तक अपने असासे जाहिर करने का कानून बनाया जाए, वरना इस्लाहाती वादे मुतासिर होंगे। IMF इससे पहले भी मुताद्दिद बार सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करने की शर्त पेश करता रहा है, जिस पर कभी भी सही तरह से अमल नहीं किया गया। IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की अशात की डेडलाइन 30 सितंबर 2025 मुकर्रर की थी। मिशन ने जोर दिया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1954 में ऐसी तरामीम की जाएं जिनसे बदउनवान अफसरों के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन हो। पाकिस्तान में ग्रेड 17 से 22 तक के लगभग 25,000 अफसरान हैं और ख्याल है कि इनमें से अक्सर अपने असासे दुरुस्त जाहिर नहीं करते। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF को बताया है कि सूबे 1.5 खरब रुपए का सरप्लस देंगे और GDP का 2.4% प्राइमरी सरप्लस हासिल किया जाएगा। तब IMF ने सवालात उठाए और कहा कि पहले नुकसानात और जरूरत का तखमीना तैयार किया जाए, फिर ही सैलाब रिलीफ पैकेज मंजूर हो सकता है। IMF की रिपोर्ट ने FBR के टैक्स निज़ाम, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और AGPR की कारकर्दगी में खामियां उजागर की हैं। फंड ये चाहता है कि असासाजात का निज़ाम डिजिटल हो और FBR सरकारी अफसरों के गलत या नामुकम्मल गोशवारों की निशानदही करे। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान आला सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करने की शर्त पर अमल कर पाएगा? क्या दिसंबर 2025 तक इस कानून साजी और इस्लाहात को मुमकिन बनाया जा सकेगा? और क्या सूबे वाकई 1.5 खरब रुपए का सरप्लस फराहम कर सकेंगे? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, ब्यूरोक्रेसी के माली राज खुलने से पाकिस्तान की सियासत और मईशत में जलजला आ सकता है। IMF बार बार ऐसी शर्त रखता ही क्यों है? हसन निसार साहब, ये जो मुतालबा है जिनसे खरबों डॉलर कर्ज लिए जाते हैं, वो एक शर्त कहते हैं कि शफाफियत ले आएं और एहतसाब हो और डिक्लेयर करें चीज़ों को। ये कोई इतनी मुश्किल शर्त है? और अगर इतनी मुश्किल है तो फिर ये रखी क्यों जा रही है बार बार पाकिस्तान के सामने? आयशा देखें, बात सुने, ये जो आपने उंगली उठाई है IMF की तरफ, तो भाई वो तो अपना काम कर रहा है, अपना रूटीन फॉलो करता है, उसको प्लीज़ माफ़ कर दें, उसको ताना न दें। ये तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि सर IMF इतना सादा है। हमें हमारे यार एक मिनट ना, बात सुन लो पहले पूरी ना, डोंट इंटरप्ट, बाद में आप जरूर करना बात। ये तो ऐसा ही है, मैंने कहा जैसे मुअज्जिन 5 बार हमें हमारे फराइज याद दिलाता है, 5 बार दिन में, नतीजा 0 हो तो मुअज्जिन अजान देना छोड़ दे। यहां तो अजान की आवाज ही सुनाई नहीं देगी। वो अपना काम कर रहा है तो करने दो। एक बात रह गया जलजला, तो हम जिस घर में रहते हैं जलजले उसके दीवार और दर में रहते हैं। 14 अगस्त 1947 जिसकी पहली पैदाइश थी जाली क्लेम और जाली जातें, और यूं भी जलजले होते हैं आयशा बीबी जिंदा लोगों और जिंदा ज़मीरों के लिए। कब्रस्तानों को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कतील शिफाई मरहूम का एक शेर है, आप सब ने सुना होगा, बहुत पॉपुलर शेर है कि हमने तो कतील उससा मुनाफिक नहीं देखा जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। और आखिरी बात, इन एमको ने ये कहा है कि आला, आपने भी कहा है 17वां ग्रेड आगे। और बात सुनो, मैं बता देता हूं 17वें ग्रेड से नीचे के करोड़पति और अरबपति गिने नहीं जाते। ये बदनीयत है। 17वें ग्रेड के नीचे क्या हो रहा है कोई अंदाजा है? पटवारियों की 3 बेगमात है। मैं सड़ता हूं बहुत, सड़ा पैंदा है मैनू। एक ही तरह के 3 घर, एक ही तरह की 3 गाड़ियां, एक अपनी। ये रिटार्डेड लोग हैं, दे डोंट मीन एनीथिंग। इनसे कुछ खैर का हो गया तो वो IMF की वजह से ही होगा, जिनके ये गदागर हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अ कॉमन मैन इन दिस कंट्री। कॉमन मैन को पेट भर के रोटी मिल गई, वो नीम पागलपन के दौरे से बाहर आ गया, उनके चीथड़े उड़ा देगा। ये इट इज बिकॉज ऑफ अ पॉलिसी। प्लीज 25 करोड़ बंदों में से बालग जितने होंगे उनमें से 60-70% अगर अपने पैरों पे मजबूत खड़ा होगा तो इनको सड़कों में घसीटेगा। भूखा नंगा बोल का आपकी गाड़ियों की कतारें नहीं खत्म होती प्रोटोकॉल की। बहरहाल उनको ना ब्लेम करें, अपना काम कर रहे हैं, अजान दे रहे हैं।
शहजाद साहब, 25,000 अफराद के माली राज खुलने से नया सियासी इंतजामी भूचाल आ सकता है। या क्या IMF नहीं जानता कि हुकूमत यहाँ किसी की भी हो, चलाती ब्यूरोक्रेसी ही है? तो क्या मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जानिब धकेला जा सकता है अगर इस तरह का मुतालबा किया जाए? आयशा, सियासी जो हमारी लीडरशिप है उसको तो कोई, सियासी लीडरशिप जो है उसको तो कोई इसमें रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। उनका तो काम है कि एक शफाफ इंतजाम और बंदोबस्त चलवाएं। यानी अगर उनके नीचे जो मातहत जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो करप्ट हैं, वो पैसा बना रहे हैं, पैसा खा रहे हैं और बेइंतहा खा रहे हैं, और मुल्क की रिसोर्सेज को, जो कि पब्लिक रिसोर्सेज हैं, जो कि आवाम का पैसा है, उसमें से खाए जा रहे हैं, तो ये तो सियासतदानों का पहला काम है कि उसको रोका जाए ताकि उसको आवाम के बहबूद और फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो क्या वजह है कि ये भूचाल आ जाएगा सियासत में? भूचाल इसलिए आएगा क्योंकि सियासत नालायक है, और अपनी नालायकी को छुपाने के लिए कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स चुन लेती है अपने इर्द गिर्द जो उसकी मदद करते हैं कि ताकि वो अपना निज़ाम चला सके और दुनिया को वो चेहरा दिखा सके, पाकिस्तानियों को वो चेहरा दिखा सके, इदारों को वो चेहरा दिखा सके कि मुझे कुछ ना कुछ पता है, मुझे काम करने दो, मैं इस ताकत, इस तमाम पर्क्स और प्रिविलेजेस का हकदार हूं, इसलिए मैं यहां पे बैठा हूं। ये चंद ब्यूरोक्रेट्स उनके गिर्द, आज या कल शायद सईद मेहदी साहब की किताब गालिबन आई है, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनसे काश, मैंने पढ़ी नहीं, मैं तो इधर मौजूद नहीं हूं वहां पे, लेकिन काश के उसके अंदर उन्होंने ये तफसील भी लिखी हो कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो किस तरीके से इस शफाफियत का की धज्जियां उड़ा उड़ा के रख देते, किस तरीके से कवर अप करते हैं, किस तरीके से सर्व करते हैं अपने मास्टर्स को, किस तरीके से ये सरपरस्ती का निजाम इस मुल्क को खा चुका है, खोखला कर चुका है। ये सरपरस्ती, जो ब्यूरोक्रेट्स की सरपरस्ती है, हर चीज को पोलिटिसाइज कर दिया गया। अल्लाह करे कि जो एक आध अदारा रह गया है वो पोलिटिसाइज होने से बच जाए, वरना उसकी भी ये बिल्कुल तबाह करके रख देंगे, जैसा पंजाब पुलिस का हाल कर दिया। बहरहाल ये कहानी है पाकिस्तान की, और अगर वो कोई कहता है ट्रांसपेरेंसी की तरफ, शफाफियत की तरफ लेके आता है, तो उसका शुक्र अदा करें, शुक्रिया अदा करें। शायद उनके जोर के नीचे अपनी खुराक रोटी के लिए शायद हम उनकी बात माननी पड़ जाए, वरना ये कानून बहुत अरसे से मौजूद है, ये भी नई चीज नहीं है। इनसे पूछे कि इतने सालों से, पिछले 3 दहाइयों से, उससे भी ज्यादा शायद, लोग एसेट डिक्लेरेशन करते हैं, वो क्यों पब्लिक नहीं होती? करें ना, मैंने की हुई है, मैंने अपनी पूरी सर्विस में की है, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास था कुछ नहीं, लेकिन कहने की बात यह है जिनके पास है वो छुपा के रखना चाहते हैं। लेकिन ये निजाम, ये कानून, हर चीज मौजूद है। हम झूठे हैं, हम क्या कहते हैं, मुनाफिक हैं अपने काम के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ मुनाफकत करते हैं, इसलिए हम ये काम नहीं करते। तो ये ताकत का खेल मास्टर वर्सेस सर्वेंट्स का है। कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। ज़ैगम साहब, IMF बार बार ऐसी शर्त पर क्यों जोर दे रहा है जो पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए मुमकिन ही नहीं है? मुझे भी समझ नहीं आती कि IMF के बाबू जो हैं वो हमारे बाबुओं के पीछे क्यों पड़ गए हैं, उनको क्या मिलेगा? बड़ा जल्दी उनको वैसे लग पता जाएगा कि बाबू जो है ना कैसे सीधा करते हैं और कैसे गोल गोल घुमाते हैं, उनको उसी तरह घुमा देंगे। और उनको समझ आनी चाहिए, देखिए बाबू इस मुल्क के बादशाह हैं, अंग्रेज़ इन बाबुओं को पाकिस्तान देकर गया था, अब तक उनके पास है, और कम से कम 3 गोल्ड रश तो बड़े बड़े देख चुके हैं ये। अब एक गोल्ड रश का इशारा किया हसन निसार साहब ने, जो अलॉटमेंट्स वाला था। आपको पता है 1947 से 52 तक इसका बड़ा दौर था, पूरी 50 की दहाई चला, जिसमें बाबुओं ने ज़मीनें, जायदादें, बिजनेसेस बांटे, अलाट किए, जेली भी, असली भी ज्यादा जेली। पता आपको क्वांटम क्या था? सिर्फ ज़राई जमीन 60 लाख एकड़ थी। 200 बिलियन डॉलर से, आज की अमाउंट में 200 बिलियन डॉलर से 300 बिलियन डॉलर की अमाउंट, रकम ट्रांसफर हुई, वेल्थ ट्रांसफर हुई। पाकिस्तान की तारीख में क्या, शायद जो दुनिया की तारीख में बड़े वेल्थ ट्रांसफर्स हुए हैं उसमें ये एक शामिल है। ये गोल्ड रश था। बाबू ने कितने मजे किए होंगे, देखिए ना, हमारे इस वक्त के बाबुओं को तो दुख देता होगा, वो मिलता होगा। दूसरा क्या, 1958 से 1969 तक लाइसेंस राज, एक लाइसेंस ले आओ सरकार से, बाबू से, अयूब खान की हुकूमत के, और तुम रातों रात करोड़पति अरबपति। उस एक कागज पे बैंक सस्ता कर्जा देगा, बाहर वाला आके इंडस्ट्री लगाएगा और मौजें करो। आज तक मौजें कर रहे हैं वो जो उस वक्त खरबपति बने थे।
बाबुओं के साथ मिलके। फिर तीसरा गोल्ड रश कब आया? जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने उस सब सनतों को सरकार में ले लिया, वो डायरेक्ट मलकियत बन गई बाबुओं के, और बाबू ने वो तबाही की उनकी कि आज तक भुगत रही है ये कौम। आज तक SOEs के नाम पे, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, जिनको बाबू चला रहे हैं, साल में कितने अरब रुपए खा जाते हैं, वो हिसाब हम रोज बताते हैं, कितना बड़ा वो बोझ है। तो आप देखिए, ये तो रगड़ा इस मुल्क का खत्म ही नहीं हो रहा ना। प्राइवेटाइजेशन होती है तो उसके मामले में, डेवलपमेंट में पूरे में किसी के साथ बैठ जाइए, नीचे से कोई 7वें स्केल से लेके 22वें स्केल तक हर एक का बाकायदा हिस्सा मुकर्रर है। हिस्सा बकदरे जुस्सा हमारी ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, हुकूमत हाथ नहीं डाल सकती है। इफ्तिखार साहब, ये तो IMF क्या नहीं जानता कि हुकूमत किसी की भी हो, ताकत सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के पास है, कोई हुकूमत कुछ कर नहीं सकती यहाँ पे। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती, हल्की हुकूमतें हैं, मुझे समझ नहीं आती है। बात बिल्कुल सही कहा जाएगा। और डाटा जर्नलिज्म का एक तो फ़ायदा ना, 3 हिस्सों में तकसीम करके बता दिया कि क्या हुआ। ये हम जैसे लोगों के पास जो छोड़ के मुल्क के ज़रा 1957 में किराए के मकानों तक रहे, क्योंकि हमें इन चलाकियों का पता नहीं था कि अलाटमेंटें कैसे करवानी। बहरहाल ये जो IMF है ना, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल का इंकशाफ करवाना चाहता है। मुझे ये बात समझ आ गई है। 25,000 अफसरान हैं, और भाई अफसरान कुछ नहीं होते, उनकी बीवियां होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, उनकी बहनें होते हैं, उनके भाई होते हैं, उनके बाप होते हैं। उन सब का नाम ही उनके नाम के आगे होना। एक्सेल शीट में अगर मैं अफसर हूँ तो एक्सेल शीट में मेरे सारे ख़ानदान का नाम होना चाहिए। उन सब की प्रॉपर्टियाँ मेरी प्रॉपर्टी हैं, असल में ये मेरी लूट मार की कमाई है। उन्होंने तो वो तो डिक्लेयर कर देंगे जी कि हमारा ये आमदन है, ये हमारे सासाजात हैं, ये हमने खर्च किया। हाँ, एक बात है कि सरकारी अफसरान को एक तो उनकी पोजीशन, अगर वो किसी बड़े शहर में है तो और पोजीशन है, मिनिस्ट्री बड़ी में है तो और माल है, अगर अच्छी लोकेशन पे है क्या बात है, अगर बेनिफिट है तो क्या बात है, सीनियरिटी में अलहदा फायदा है, बेसिक पे अलहदा है, अलाउंस अलहदा है, पर्क्स अलहदा है, घर अलहदा है। लेकिन उन्हीं के पीछे क्यों पड़ गए हो? और उनके पूरे खानदान की तफसील इकट्ठी करो और फिर देखो कि क्या होता है। बस मैं तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि बिल्कुल जिस आदमी ने ये पैसा कमाया है उसे लिया जाए, वापस लिया जाए, छीना जाए। हाँ, एक कमजोरी, माफ कीजिएगा, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1964 में भाई जी ऐसी तरमीम करें कि सब कुछ छीन लिया जाएगा और सरकार की मलकियत होगी। और पता नहीं सरकार वो ताकत रखती है या नहीं, ये तो वक्त तय करेगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।